सबसे पहले आपके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं सभी के लिए, उसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। तो क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम सब, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम सब। कुछ ना मिले तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुद्धा क्लासेस में। मैं रोहित फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भूगोल। भारत के नामकरण को लेकर के मैंने बात की है आज कि भारत का नाम, भारत के नाम जो अन्य नाम आते हैं, ये नाम क्यों रखे गए, किसने इनका नाम दिया। भारत को भारत कहते हैं, भारत को इंडिया कहा जाता है, भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है, भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। आज इन्हीं के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी तरीके से आज समझ में आ जाएगा कि भारत को ये नाम क्यों दिए गए और किस किस ने दिए थे, कब कब ये नाम दिए गए थे। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भारत का सामान्य परिचय, आज ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दी है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि हमारी जो 3 दिन क्लास आएगी, यानी मंडे और मंडे, ठीक है, हमारी 3 दिन जो क्लास रहेगी, यानी मंडे और मंडे के साथ साथ हमारी क्लास जो रहेगी मंडे और 3 दिन पहले, एक तो मंडे, ठीक है, एक तो मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, ये ट्यूसडे, ठीक है, एक हमारा मंडे, ठीक है, एक हमारा ट्यूसडे और एक हमारा वेडनेसडे। ये 3 दिन जो हमारी क्लास रहेंगी वो ज्योग्राफी की क्लास रहेंगी। और अब हमने थोड़ा शेड्यूल चेंज कर दिया है, तो 3 दिन जो हमारी क्लास रहेंगी ये ज्योग्राफी की क्लास रहेंगी हमारी, और बाकी के जो 3 दिन रहेगा, यानी बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार और आपके शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार और आपके शनिवार, ये जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो क्लासेस हमारी, देखिए शनि गलत लिख गया है, तो शनिवार जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो रहेंगी हमारी, ठीक है, वो क्लासेस कौन सी रहेंगी, वो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी। तो याद रखना ये हमारी हिस्ट्री की क्लासेस हैं, शनिवार वाले दिन ये हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। तो पहले 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास चलेगी और बाद के 3 दिन हमारी हिस्ट्री की क्लास चलेगी। थोड़ा हमने पैटर्न चेंज कर दिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम हिस्ट्री की जो क्लास कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही हैं, क्लासेस ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। तो हमने सोचा कि अब 3-3 दिन हम कवर करा दें, जिससे कि जो भी बच्चा एग्जाम में तैयारी कर रहा है, जो भी एग्जाम में बैठ रहा है, वो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। जो सोचते हैं कि हमें ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से डर लगता है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, उस विषय को मैं आसान बना दूंगा, आसान शब्दों में आपको सिखाऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल है। समय वही है 8 बजे, यानी 8 PM पर क्लासेस दोनों की दोनों 8 PM पर ही आएंगी। कितने पर? 8 PM पर हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ये हमारा वो क्लासेस हैं जो शाम की क्लासेस चलती हैं, और आपको ये देखोगे कि हमारी GS की क्लास जो होती है वो लाइव होती है, वो 8 बजे होती है, 8 AM पर, ठीक है। उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की, तो आप वहां पर जाकर के 8 बजे हमारे साथ लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए, ठीक है। और कमेंट में अपने आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। 15 क्वेश्चन अभी फिलहाल वहां पर करा रहा हूं मैं, जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लेकिन आते तो देखिए 60 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 कंप्यूटर के आते हैं, 50 GS के आते हैं, इन सब को मिला करके 60 बैठता है पूरा। GS में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के होते हैं, ठीक है। वहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 नंबर की मैथ आती है और 25 नंबर की रीजनिंग आती है। ये पूरे का पूरा सिलेबस होता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आज भारत के नामकरण को लेकर के कि भारत का नामकरण किस तरीके से हुआ, क्यों इसका नाम रखा गया था, ठीक है। चलिए देखिए, ये भारत का नक्शा है, आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं कि भारत की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या है।
उसके बाद मैं आपको नामकरण पे लेकर चलता हूं कि नामकरण क्या है। तो पहले आप देखिए कि भारत की अक्षांशीय विस्तृति और देशांतरीय स्थिति कितनी होती है, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा, उसके बाद नामकरण पे चलेंगे। तो भारत की हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। यानी भारत कितना है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। अभी अक्षांशीय विस्तार पर चलेंगे, उसमें मैं कराऊंगा वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं मोटा मोटा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 68 डिग्री कितना होता है जी, 68 डिग्री। ठीक है, कितना है 68 डिग्री। तो 68 डिग्री यानी 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का विस्तार है। ठीक है, इसे देशांतर बोलते हैं। तो पूर्वी देशांतर यानी भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया, ये तो विस्तार है, मैंने आपको भारत की स्थिति दिखाई है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, देखिए ये भारत का नामकरण है, मैं इसको आपको दिखा देता हूं नामकरण। ठीक है, भारत का नामकरण। ठीक है, भारत का नामकरण। ठीक है, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। अभी तक आपने पढ़े हैं कि भारत को 5 नामों से जाना जाता है। समय समय पर भारत को इन 5 नामों से जाना गया है। ये 5 नाम कौन से होते हैं, ठीक है, देखिए। लेकिन मैं कहूँ आपसे कि भारत को 6 नामों से जाना जाता है, तो क्या गलत होगा? जी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा आज कि भारत को समय समय पर किन किन नामों से जाना गया। 5 नाम तो आपने वो हैं जो पढ़े हैं। तो पहला जो इसमें आता है, पहला आता है भारत को उपमहाद्वीप भी कहा गया है। नंबर फर्स्ट की बात करें, उपमहाद्वीप। ठीक है, उपमहाद्वीप। ठीक है, अब भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, मैं इसको बता देता हूं कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। ठीक है, कलर दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा एक बार कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा कलर चेक कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये दिख रहा होगा अच्छे से, जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा कलर चेक कर लेता हूं कौन सा दिखेगा इस पे। हाँ, ये दिख रहा है। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा ये कलर भी। ठीक है, चलिए, नहीं दिख रहा हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। देखिए, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। अगर मैं कहूं कि भारत उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है भारत को, तो देखिए भारत जो है हमारा वो 3 तरफ से यानी 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा है, तथा एक ओर पर्वत यानी हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो एक और हिमालय पर्वतमाला से घिरा है। ठीक है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत के 3 ओर जलीय राशि है तथा एक ओर हिमालय पर्वतमाला है। इस कारण इस भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। देखिए कैसे, ये मैं अगर यहाँ से नक्शा बनाऊं तो आप देखेंगे, मैं आपको भी दिखा देता हूं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है जी, आप कहोगे तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है जी, बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर अरब सागर है। इधर क्या है, अरब सागर है। तो भारत इधर अरब सागर से घिरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। जबकि भारत के हम नीचे जाएं तो आपको दिखाई देगा एक हिंद महासागर, तो यहाँ पर है हिंद महासागर। ठीक है, क्या है जी, हिंद महासागर है। और इस कारण भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है तथा एक ओर यहाँ से आप देखेंगे तो हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। ये क्या है, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है, हिमालय पर्वत है, और इस कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है जी, एक नाम तो इसका ये हो गया कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। दूसरे की बात करें कि दूसरा नाम क्या है इसका,
कि दूसरे जो नाम आता है भारत का वो कौन सा आता है जी, बिल्कुल हम बात करें अगर भारत को हिंदुस्तान की, तो ठीक है चलिए मैं हिंदुस्तान बाद में बताऊंगा, पहले हम छोटा छोटा मोटा मोटा बात देख करके बात कर लेते हैं कि क्या कैसे नाम इसका क्यों पड़ा। चलिए हिंदुस्तान पे चलते हैं कि हिंदुस्तान इसका नाम क्यों पड़ा, कि भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। हिंदुस्तान देखिए, भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। भारत को हिंदुस्तान जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, भारतीयों को, यानी यहाँ को, यानी भारत को हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया था। अब इसके लिए एक कहानी है, मैं बताता हूँ आपको क्या थी। देखिए जब भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था तो उसी समय ईरान में एक वंश उभर करके आ रहा था, जिस वंश को हम जानते हैं हकामनी साम्राज्य। क्या किसके नाम से जानते हैं जी, हकामनी साम्राज्य के नाम से उसे हम जानते हैं। कि जब यहाँ पर भारत में एक वंश था, ठीक है, भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, यानी भारत में जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था भारत में, तो उस समय ईरान में एक वंश था, ईरान में, ठीक है, ईरान वाले क्षेत्र में, ईरान में, ठीक है, ईरान वाले क्षेत्र में एक साम्राज्य की स्थापना हो रही थी। उस साम्राज्य का नाम था हकामनी साम्राज्य, हकामनी साम्राज्य। ठीक है, यानी जब भारत में मगध साम्राज्य चल रहा था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, तो उसी समय ईरान में एक नया वंश उभर करके आ रहा था, जिसने ईरान में एक नए वंश की स्थापना करी, जिसे हम हकामनी या ईरानी वंश के नाम से जानते हैं। अब इसका पहला शासक कौन था, तो इस वंश का जो पहला शासक था, जी हाँ जी बिल्कुल जानते हैं, इसके नाम से हम जानते हैं कि ईरानी वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था साइरस प्रथम। ठीक है, क्या नाम था, साइरस प्रथम। साइरस प्रथम जो था, ठीक है, इसके बाद साइरस द्वितीय आता है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक वही होता है साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय ने अपने इस साइरस द्वितीय जो शासक बना था ईरान का, वो बना था 558 बीसी में। कब बना था जी, 558 बीसी में ये ईरान का शासक बनता है। इसका नाम होता है साइरस द्वितीय। साइरस प्रथम के बाद साइरस द्वितीय आता है, ये शासक बनता है साइरस द्वितीय ईरान का। ठीक है जी, साइरस द्वितीय ईरान का शासक बनता है 558 बीसी में, और इसने 554 बीसी के आसपास भारत पर पहला आक्रमण किया, जो कि असफल हुआ था। असफल आक्रमण हुआ था उसी समय, याद रखना क्या हुआ था जी, असफल आक्रमण हुआ था पहला। अब इसने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया, आप ये उसको दिखा देता हूं। ठीक है, इसको मैं बाद में आपको फिर से दिखा दूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, चाहो तो आप इसे नोट करते चलिए, मैं आगे और लिखता हूं क्योंकि अभी जगह कम है इस पे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, तो उस समय यहां पर, यानी इसमें यहां पर, यानी हम बात कर रहे थे कि ईरानी साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, ईरानी साम्राज्य की स्थापना की हम बात कर रहे थे कि ईरानी साम्राज्य, हिंदुस्तान नाम क्यों दिया गया है, ठीक है, हिंदुस्तान। ठीक है, ठीक है, ईरानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा इसका नाम दिया गया था। जब साइरस द्वितीय शासक बना तो साइरस द्वितीय ने भारत के किस वाले क्षेत्र पे कब्जा किया था, मैं बता देता हूं। आज वर्तमान में जो अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, जिसे हम कपिसा नगर के नाम से जानते हैं, ये वही कपिसा है जिसको इसने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, तो कपिसा नगर यानी ये भारत का क्षेत्र था, तो भारतीय क्षेत्र, ठीक है, भारतीय क्षेत्र कपिसा नगर को इसने ध्वस्त कर दिया। आज कपिसा वर्तमान में अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है। इस नगर को इसने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, लेकिन ये सफल आक्रमण नहीं हुआ और इसके बाद ये वापस यहाँ से चले गए, अफगानिस्तान तक आ चुके थे। लेकिन उसके बाद एक और शासक बनता है, ईरानी शासक बनता है, जिसका नाम था दारा प्रथम। क्या नाम था जी, दारा प्रथम। अब ये दारा प्रथम जो था, दारा प्रथम, ये भी ईरानी शासक था। ये शासक बना था 522 में। कब बना था जी, 522 बीसी में ये शासक बनता है। और शासक बनने के बाद इसने भारत पर 516 बीसी में, भारत पर 516 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है जी, भारत पर आक्रमण किया।
ठीक है। और भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण करने वाला इसका नाम था साइरस प्रथम। तो साइरस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण किया और इसने भारत के सिंधु नदी वाले क्षेत्र के पास जो पंजाब पड़ता है, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, उस पाकिस्तान वाले पंजाब पर इसने कब्जा कर लिया और इस पंजाब को आक्रमण करके, ठीक है, किस पर आक्रमण किया? पंजाब पे आक्रमण किया था इसने, ठीक है। 516 में भारत पर पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया, ठीक है। पंजाब को जीत करके इसने, ठीक है, जीत कर इसने अपने 20वें प्रांत के रूप में मनाया, ठीक है, मिला लिया, 20वें प्रांत के रूप में मिला दिया, ठीक है, मिला लिया। यानी इसने सिंधु नदी का, जो सिंधु नदी के पास वाला जो क्षेत्र है जहां से सिंधु नदी होकर के जाती है, उस नदी के पास वाले पंजाब को इसने जीत लिया, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इस पंजाब को इसने जीत करके अपने 20वें प्रांत के रूप में मिला लिया। अब बात आई कि जी यहां से भारत का नाम कैसे निकल कर आया? ये तो इन्होंने जीता था, तो भारत का नाम कैसे निकल कर आया वो मैं बता देता हूं कि किस तरीके से निकल कर आया था। जब ईरानी भारत आए तो इन्होंने जो पंजाब वाला क्षेत्र जीता था, ये सिंधु नदी के पास वाला क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था जी? सिंधु नदी के पास वाला क्षेत्र था। और इस सिंधु नदी के पास वाले क्षेत्र पे होने के कारण ये जो ईरानी थे, ईरानी स का उच्चारण है से करते थे, वो स को है कहते थे। क्या कहते थे जी? स को है कहते थे और है को स कहते थे। कि जब वो 20वें प्रांत के रूप में पंजाब यानी सिंधु वाले क्षेत्र के आसपास में आकर के बसे, तो उन्होंने सिंधु नदी के क्षेत्र को हिंदू नदी का क्षेत्र कहा। यानी वो स का उच्चारण है से करते थे, तो इसलिए सिंधु को क्या कहा इन्होंने? सिंधु को कहा इन्होंने हिंदू। क्या कहा जी? हिंदू। तो सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा, याद रखना, सिंधु को वो हिंदू कहते थे और सिंधु के आसपास वाले स्थान को इन्होंने सिंधु का स्थान कहा और यहीं से निकलकर आया था हिंदुस्तान। तो ईरानियों ने इसको नाम दिया था हिंदुस्तान। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, 500, ठीक है, कितना 558 बीसी में साइरस द्वितीय शासक बनता है, कपीसा नगर को ध्वस्त कर देता है, वापस चला जाता है। उसके बाद दारा प्रथम 522 में शासक बनता है ईरान का, 516 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है और पंजाब को जीत करके अपने 20वें प्रांत के रूप में मिला लेता है। और यहाँ पर आकर के ईरानी बसे और ईरानियों ने स को है कहते थे, वो स का उच्चारण है से करते थे और सिंधु के आसपास आकर के बसे थे वो, तो इसलिए उस स्थान को नाम दिया था उन्होंने हिंदू का स्थान, क्योंकि वो स को है कहते थे तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और इन्होंने इसका उच्चारण किया और इस कारण इन्होंने सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र को नाम दिया था सिंधु का स्थान, हिंदू का स्थान, और इन्होंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया हिंदुस्तान, ईरानियों ने। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है आप ये का हिंदुस्तान। अब बात आती है कि भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता है। जम्बूद्वीप कहा जाता है भारत को, जी हम कहें जी हाँ बिल्कुल जम्बूद्वीप कहा जाता है। अब बात आएगी कि क्यों कहा जाता है जम्बूद्वीप, तो देखिए जम्बूद्वीप की बात करें कि भारत को जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता है। ठीक है, तीसरा नाम जो आता है वो आता है जम्बूद्वीप। ठीक है, जम्बूद्वीप। ठीक है, जम्बूद्वीप जो नाम आता है कि तीसरा नाम आता है जम्बूद्वीप, कि भारत को जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता है। ठीक है, जम्बूद्वीप की बात करें तो देखिए बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथों में इसे जम्बूद्वीप नाम दिया गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में, इन दोनों में यानी जैन ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बूद्वीप नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखना जम्बूद्वीप इसे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथों में इसे जम्बूद्वीप कहते थे भारत को, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है जम्बूद्वीप। ठीक है, वो कहानी है अपनी के ऋषि मुनि का देश होने के कारण इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। द्वीप तो आप जान सकते हैं, द्वीप ऐसा क्षेत्र जो जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ यह ऋषि मुनियों का देश है और यह जल से घिरा हुआ है, यानी इसके तीनों ओर अथाह सागर है। ठीक है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, तो इसको अथाह सागर कहा गया है पुराणों में भी कि इसके चारों तरफ तीन तरफ अथाह सागर फैला हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया गया था जम्बूद्वीप। ठीक है, आगे बात करें, अब इसका नाम आगे आर्यव्रत इसका नाम क्यों पड़ा जी? आर्यव्रत की भी एक कहानी है कि भारत को आर्यव्रत क्यों कहा जाता है। नंबर 4 की बात करें कि आर्यव्रत इसे क्यों कहा जाता है,
ठीक है। नंबर 4 आर्यव्रत। ठीक है, अब देखते रहिए जी आर्यव्रत। आर्यव्रत, भारत को आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? देखिए इसकी एक कहानी है। आप सभी जानते हैं कि 500 नहीं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चली। सिंधु घाटी सभ्यता को जो काल था, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, सिंधु घाटी सभ्यता का काल था आपके 2500 से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। ये किसके अनुसार है? ये डीपी अग्रवाल के अनुसार है कि डीपी अग्रवाल जी ने इसको बताया था कि 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम अलग अलग है। मैंने वहाँ पे क्लास करा दी है हिस्ट्री की, आप सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया, वहाँ पूरी तरीके विस्तार से मैंने बताया था। हम उसको टॉपिक को दोबारा नहीं उठाएंगे। ठीक है, हम आर्यव्रत पे आएंगे। आर्यव्रत इसको नाम क्यों दिया गया? नंबर 4 पे। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता का काल चला था 1500 बीसी में, तो आप सभी जानते हैं कि 1500 बीसी में भारत में एक नई सभ्यता बनी। इस नई सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। नई सभ्यता यहाँ पर आई और इस सभ्यता का नाम जो दिया गया था उसका नाम था वैदिक सभ्यता। क्या जी? वैदिक सभ्यता। अब देखते जाइए, इन्होंने इसको नाम दिया था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1500 बीसी से लेकर के, कहाँ से? 1500 बीसी से लेकर के कितना है? 600 बीसी, ये वैदिक सभ्यता का कालक्रम है। अब देखते जाइए थोड़ा सा, वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया था। एक था ऋग्वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। अब आप कहोगे एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। अब आप कहोगे कि जी भाई वैदिक सभ्यता से इस आर्यव्रत का क्या मतलब है? वहीं पर आएंगे, अभी आएंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये दो काल चले थे। ऋग्वैदिक काल की समय अवधि की बात करें तो ये 1500 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये शुरू होता है 1500 से लेकर के, ये कहाँ से शुरू होता है? 1500 बीसी से लेकर के ये होता है आपके 1000 बीसी तक। कहाँ तक होता है जी? 1000 बीसी। बीसी मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये शुरू होता है आपके 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। ठीक है, 600 बीसी तक इसका काल चलता है, याद रखना 600 बीसी तक इसका कालक्रम चलता है। अब यहाँ पर बात आई कि जब ऋग्वैदिक काल की स्थापना हुई थी, वैदिक काल की स्थापना हुई थी, तो इस वैदिक काल से आर्यव्रत का क्या मतलब है? देखिए आप सभी जानते हैं आर्यों के मतों को लेकर के कि आर्य कहाँ के निवासी थे। इस मत को लेकर के बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। कैसा है? बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। जबकि सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, वो भी एक आर्य थे। उन्होंने आर्यों का निवास स्थान क्या बताया है? तिब्बत को निवास स्थान बताया है आर्यों का। अब अलग अलग मत देने वाले अलग अलग व्यक्ति थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था? इन्होंने बताया था कि जब आर्य बाहर से आए तो बाहर से आने के बाद वो सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। सप्त सैंधव प्रदेश। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है जी? आप कहोगे सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है? तो देखिए सप्त सैंधव प्रदेश यानी वह प्रदेश जहां 7 नदियां बहती थीं, अभी भी हैं वर्तमान में 7 नदियों वाला क्षेत्र, उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। अब जी ये 7 नदियों वाला क्षेत्र कौन सा था? अब आप पूछोगे सबसे 7 नदियों वाला क्षेत्र कौन सा था? देखिए 7 नदियों वाला क्षेत्र वह क्षेत्र था जो सिंधु नदी से लेकर के सरस्वती नदी तक का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश, जिसमें 7 नदियां आती थी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और एक आपके सरस्वती। आप गिन लीजिए, फिर से गिनवा देता हूँ। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और आपके सरस्वती नदी। सरस्वती नदी वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, जो हरियाणा और राजस्थान में बहती है। विलुप्त हो चुकी है लेकिन कभी कभी निकल आती है, बरसात के मौसम में आ जाती है। अब घग्गर के नाम से इसे हम जानते हैं। तो सिंधु नदी से लेकर के सरस्वती नदी तक का जो क्षेत्र था, इस प्रदेश को नाम दिया था इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बसे, तो धीरे धीरे यानी ऋग्वैदिक काल तक ये सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बसे थे। इसी प्रदेश में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। लेकिन लोहे की खोज हो जाने के कारण, जब लोहे की खोज हुई थी तो लोहे की खोज हुई थी जी 1075 बीसी में। ठीक है,
1075 में लोहे की खोज हुई थी। अब तक लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। अब आप कहोगे जी लोहे को क्यों लेकर आगे बीच में, बिल्कुल जी इससे ही रिलेटेड है ये, आर्यभट्ट नाम पढ़ने का कारण इससे ही रिलेटेड है, अभी हम उसी पर आएंगे। 1075 बीसी में लोहे की खोज हुई थी, आपको 1000 बीसी लिखवाया गया होगा, 1000 बीसी आपने पढ़ा भी होगा। 1075 बीसी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा में, कहाँ हुई थी जी, एटा जिले के वहां पे एक नाम पड़ता है अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा एक जगह है, ठीक है, आप जाइए तो अंतरजी खेड़ा वहां एक गांव पड़ता है, इसी में हुई थी लोहे की खोज। लेकिन लोग लोहे के बारे में नहीं जान पाए थे कि लोहा क्या है, ये प्रयोग कैसे, इसे हम कैसे करेंगे। अभी भी लोग, ठीक है, किसका इस्तेमाल कर रहे थे, पत्थर से बने हुए फालों का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ स्थान आगे जाकर के कांसे ने ले लिया था, कांसा, क्योंकि कांसा सिंधु घाटी सभ्यता में एक धातु थी जो निकल कर आई थी, कांसा, जो टिन और तांबे को मिलाकर के बनाई जाती थी, कांसा। तो कांसा, अब ये लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसी मजबूत धातु हमारे जीवन में आए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। धीरे धीरे 950 बीसी तक आते आते बलूचिस्तान वाले क्षेत्र के लोग, जो आज वर्तमान में बलूचिस्तान और सिंध वाला जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के लोगों ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया था 950 बीसी में। लेकिन भारतीय क्षेत्र की बात करें तो भारतीय क्षेत्र में लोगों ने लोहे का प्रयोग जो करना सीखा था वो 850 यानी 100 साल बाद, ये 850 बीसी में। और वो कौन से वाले क्षेत्र थे, वो आपके राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में इन लोगों ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया। अब जब लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया तो धीरे धीरे लोहे का प्रचार, यानी लोहे के बारे में जानकारी होती चलेगी लोगों को। जब लोगों को लोहे की जानकारी होने लगी तो लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया। अब जो लोहे का प्रयोग करना सीख लिया तो इन्होंने अब हल में जो फाल के रूप में प्रयोग करने लगे थे वो लोहे को प्रयोग करने लगे। अब जब हल में प्रयोग करने लगे लोहे को, तो इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। जब ये क्षेत्र विस्तार किया तो ये वहां से, यानी सप्तचंद प्रदेश से बढ़ते हुए ये गंगा और यमुना, गंगा व यमुना, कहाँ जी, गंगा व यमुना के क्षेत्र तक आ पहुंचे। गंगा व यमुना के दोआब, ठीक है, दोआब, तो गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र तक आके बस गए। यानी गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र वह होता है जहां से दो नदियां जा रही हों, दो नदियां हों, यानी देखिए एक नदी ऐसे जा रही है, एक नदी ऐसे जा रही है, यहाँ आके मिल गई, तो ये बीच में जो क्षेत्र होता है इसी को बोलते हैं दोआब क्षेत्र। दो नदियों के बीच वाला उपजाऊ क्षेत्र इसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो आर्य दोआब क्षेत्र तक आकर बस गए थे, यानी यमुना नदी के तट तक आकर के बस चुके थे। इस क्षेत्र को इन्होंने, यानी सप्तचंद प्रदेश से लेकर के यमुना नदी तक के प्रदेश के क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया था ब्रह्म ऋषि प्रदेश। क्या नाम दिया था, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। जब ये यमुना नदी तक आ गए तो यमुना नदी तक आने के बाद आर्यों ने अपना विस्तार दक्षिण भारत की तरफ किया और पूरब की ओर किया, और इन्होंने इस प्रकार से धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। और इस तरीके से आर्यों ने इसको नाम दिया था आर्यव्रत। आर्यव्रत किसके द्वारा नाम दिया गया था, आर्यों के द्वारा दिया गया नाम था आर्यव्रत। ठीक है, चलिए चौथा नाम हो गया आर्यव्रत। आज नाम को ही करेंगे आज क्लियर, ठीक है। अगला जो नाम आता है भारत, नाम इसका क्यों पड़ा, यानी भारत को भारत क्यों कहा गया, तो देखिए जी भारत को भारत क्यों कहा गया, ठीक है, आप उसको भी देख लीजिए कि भारत को, नंबर 5, भारत को भारत क्यों कहा गया, भारत नाम इसका क्यों पड़ा, ठीक है। अब इसकी भी कहानी थोड़ा सुन लीजिए कि तुमने क्यों नाम पड़ा था इसका, ठीक है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। सभी जानते हैं जी ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र का नाम था भरत, ठीक है। इनके एक पुत्र थे, उस पुत्र का नाम था भरत, ठीक है। क्या नाम था जी, भरत। भरत उस पुत्र का नाम था। अब आप कहोगे जी भरत तो शकुंतला, ठीक है, शकुंतला के पुत्र थे, दुष्यंत और शकुंतला के। जी हाँ बिल्कुल, वो भी सही है। तो लेकिन भरत के नाम का उल्लेख जो मिलता है वो ऋषभदेव के पुत्र होने का उल्लेख मिलता है। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी थी, और जैन धर्म की स्थापना करने के साथ ये अपने पुत्र यानी भरत के पक्ष में राजपाट त्याग करके ये यति बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। और भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया था। तो याद रखना भरत। ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का भी उल्लेख मिलता है इन्हें
कि जो भरत जो थे वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, बचपन में ये शेरों के साथ खेलते थे, बहुत बहादुर थे, इनकी बहादुरी को देखते हुए इनको भरत नाम पड़ा था। चक्रवर्ती भारतवर्ष कहते हैं इसे, भारतवर्ष। ठीक है, पांचवा नाम ये हो गया। अब छठवें नाम की तरफ चलते हैं कि भारत का छठा नाम क्या है। ठीक है, छठा नाम भारत को जानते हैं कि आप क्या है, भारत का छठा नाम 6, इसको इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिया। भारत को इंडिया कहा जाता है जी। ठीक है, भारत को इंडिया क्यों कहते हैं? भारत को इंडिया, ठीक है, भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है? ठीक है, भारत को इंडिया की बात करें कि इंडिया इसे क्यों कहा जाता है, कि देखिए आपके देखा होगा कि अनुच्छेद 1 में भी लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। लेकिन हमारा ये नहीं है जो लॉजिक ये कि अनुच्छेद में लिख दिया गया है तो इसको कह दिया गया जी इंडिया, नहीं, ये बात नहीं है। ये तो मैंने बता दिया कि अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जितने भी राज्य हैं उनका पूरा एक संघ कौन होगा? भारत, इंडिया होगा। यानी संविधान में भारत के 2 ही नामों का उल्लेख मिलता है, एक इंडिया और एक भारत, अन्य किसी नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, चाहे वो आर्यव्रत हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो जम्बूद्वीप हो, चाहे उपमहाद्वीप हो, किसी नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल इंडिया और भारत नाम का उल्लेख मिलता है। अब हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये हमारा टॉपिक ये है हमारा कि इसको इंडिया क्यों नाम दिया गया था। ठीक है, इसको इंडिया नाम क्यों दिया गया था? तो देखिए इसको इंडिया नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 326 बीसी में, 326 बीसी यानी बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति भारत आया। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति भारत आया, उस व्यक्ति को आप सभी जानते हैं जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। 326 बीसी में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। जब ये आक्रमण करने के लिए आए थे तो आपको पता ये कौन से प्रदेश से आए थे? ये सभी स्थल मार्ग से आ रहे थे, क्योंकि ये जो सिकंदर जो था ये मकदूनिया प्रांत के, ठीक है, मकदूनिया, ठीक है, यूनान प्रांत के मकदूनिया प्रांत का शासक था। ठीक है, यूनान के मकदूनिया प्रांत का ये शासक था, प्रांत का शासक था। कौन? नाम था इसका सिकंदर। तो ये मकदूनिया प्रांत का शासक था, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ये यूनान से होता हुआ स्थलीय मार्ग से, यानी यूनान से निकला था, विजय का सपना लेकर निकला और ये स्थल मार्ग से होता हुआ भारत आ गया। भारत आने के बाद आपको पता है कि ये जब भारत में ये सिकंदर आक्रमण करने के लिए आया था तो उस समय मगध पर जो वंश था, मगध पर वंश था नंद वंशों का। ठीक है, कौन थे? नंद वंश थे, और उस समय घनानंद का शासन था। ठीक है, घनानंद का शासन था, घनानंद का शासन था उस समय मगध पर। और जब घनानंद का शासन कहाँ तक था? घनानंद का शासन मगध से लेकर के ब्यास नदी तक का जो क्षेत्र था इसके अधिकार क्षेत्र में आता था। जब सिकंदर 326 बीसी के बाद आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद ये ब्यास नदी के तट पर आ गया। ब्यास नदी के तट पर आया तो यहाँ से इसकी सेना वापस हो गई, इसकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया। मुद्दा हमारा यहाँ पे एक ये, यहीं पे छोड़ता हूँ मैं इसको। ये जब आए तो सभी कहाँ आकर बस रहे थे? सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में। सब जितने भी अभी तक आक्रमणकारी आए, जितने भी लोग अभी तक आए स्थल मार्ग से आए और सभी सिंधु नदी पर आकर के रुक जाते थे। तो यूनानी जो थे, ये यूनानी ये सिंधु को इंडस कहते थे, सिंधु को इंडस कहते थे जी, इंडस। इन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया था इंडस नदी। इंडस नदी क्योंकि सिंधु नदी उस समय प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण नदी थी, क्योंकि आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। तो जब इन्होंने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा तो इन्होंने इस नदी के कारण इस देश को नाम दिया था इंडिया। तो यूनानियों ने नाम क्या दिया था इसको? इंडिया। इंडिया जो नाम है वो यूनानियों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इंडिया नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया एक नाम है जिसे हम इंडिया नाम से जानते हैं। तो याद रखना, भारत के कितने नाम हैं? 6 नामों से भारत को जाना जाता था। 5 नाम आप जानते थे, 6 और 7वां भी मैंने बताया था बीच में। आप बताना कि 5वां नाम
मैंने सॉरी 7वां नाम मैंने क्या लिया था, आप कमेंट करके हमें आंसर बताएं। मैंने 7वें नाम का वहाँ उल्लेख कर दिया था बीच में जाकर के। और इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि मैंने वहाँ बताया था कि जब आर्य पहुँचे थे कहाँ, गंगा और यमुना वाले क्षेत्र में, ठीक है, दोआब वाले क्षेत्र में पहुँचे थे, तो इन्होंने एक इस भारत को नाम दिया था उस समय वो नाम। 7वां नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।